दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी थ्रिलर स्टोरीज में। आज का कहानी का टाइटल है काशी का अघोरी किलर, मणिकर्णिका घाट का वो खौफनाक सच। ये कहानी काफी रोमांचक है और हमने इसे 6 अध्याय में बांटा है, तो कृपया हर अध्याय को ध्यान से सुने और कहानी को अंत तक सुने। और अगर आपको ये पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। काशी, वाराणसी, बनारस, नामों में ही सदियों का इतिहास, आध्यात्म और मौत के बाद मिलने वाली मुक्ति की गंध बसी है। यहाँ की हवा में धूप अगरबत्ती के साथ साथ जलती हुई चिताओं का धुआं भी मिला होता है। गंगा की लहरें जीवन देती हैं तो यहाँ के घाट मौत का जश्न मनाते हैं। लेकिन 2026 की एक सर्द रात में इस पवित्र नगरी का एक और चेहरा सामने आने वाला था। एक ऐसा चेहरा जो डरावना था, जो घिनौना था और जो सीधे नरक से निकल कर आया था। मणिकर्णिका घाट पर चिताएं 24 घंटे जलती हैं। यहां मौत एक सामान्य बात है, एक उत्सव है। लेकिन उस रात 80 घाट से कुछ दूर एक छोटे सुनसान घाट पर, जिसे स्थानीय लोग मसान घाट कहते थे, कुछ ऐसा हो रहा था जो मौत से भी बदतर था। एक परछाई पूरी तरह से राख में लिपटी हुई चिता की आग के पास बैठी थी। उसके लंबे उलझे हुए जटाधारी बाल और आंखों में चमकता हुआ एक अजीब सा पागलपन उसे और भी भयानक बना रहा था। वो एक अघोरी लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में कोई त्रिशूल या कमंडल नहीं था। उसके पास एक पुरानी जंग लगी छुरी थी। उसके सामने एक शरीर पड़ा था, एक युवा लड़का, मुश्किल से 20 साल का। वो बेहोश नहीं था, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे थे और उसके मुंह पर एक कपड़ा ठूसा गया था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और वो बेबसी में थर थर कांप रहा था। अघोरी, या जो कोई भी वो था, एक अजीब तालबद्ध स्वर में मंत्र बुदबुदा रहा था। ये मंत्र संस्कृत का नहीं था, बल्कि किसी पुरानी भूली हुई भाषा का था, जिसे सुनकर ही आत्मा कांप जाए। उसने छुरी उठाई। लड़के की चीख कपड़े में दबकर एक दबी हुई कराह बनकर रह गई। अघोरी ने छुरी लड़के के सीने पर रखी। वो कोई साधारण हत्यारा नहीं था, वो एक कलाकार था, एक विकृत पागल कलाकार। उसने बहुत सफाई से लड़के की त्वचा को चीरना शुरू किया, लेकिन वो उसे मार नहीं रहा था। वो उसके खून से एक पैटर्न बना रहा था। जब लड़के का शरीर शांत हो गया तो अघोरी ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा। फिर उसने एक लोहे का सरिया उठाया, जिसे उसने आग में लाल कर लिया था। उसने उस लड़के के माथे पर एक अजीब सा प्रतीक दाग दिया, एक उल्टा त्रिशूल, जिसके बीच में एक खोपड़ी बनी थी। और फिर उसने सबसे भयानक काम किया। उसने उस लड़के की लाश के ठीक पास जमीन पर पड़े हुए खून से दीवार पर कुछ शब्द लिखे, हिंदी में। लेकिन वे शब्द पवित्र नहीं थे। वे एक घोषणा पत्र थे। पाप का अंत, मोक्ष का द्वार, मैं ही शिव, मैं ही काल। काम खत्म करके उसने लाश को वहीं छोड़ दिया। वो लाश को जलाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया इसे देखे। वो चाहता था कि काशी डर जाए। वो अपनी बोरी उठाकर काशी की तंग अंधेरी गलियों में गायब हो गया, जहां सुबह का सूरज भी पहुंचने से कतराता था। उसे नहीं पता था कि उसने एक ऐसी कड़ी शुरू कर दी है जो इस पवित्र शहर की नींव हिलाकर रख देगी। उसे नहीं पता था कि अब उसका सामना एक ऐसे इंसान से होने वाला है जो खुद अंधेरे को समझने का दावा करता है। सुबह की चाय और पहली लाश। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह वाराणसी पुलिस के सबसे होनहार और सबसे जिद्दी अफसरों में से एक थे। दिल्ली से ट्रांसफर होकर यहां आए उन्हें 3 साल हो चुके थे, लेकिन काशी की जटिलताओं को वो आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे।
उनके लिए क्राइम एक पहेली था जिसे लॉजिक और सबूतों से हल किया जा सकता था। लेकिन काशी? यहां लॉजिक अक्सर धर्म और अंधविश्वास की बलि चढ़ जाता था। सुबह के 6 बज रहे थे। विक्रम 80 घाट पर पप्पू की चाय की दुकान पर बैठे थे। सर्दी जोरों पर थी और गंगा से उठती हुई धुंध शहर को अपनी आगोश में लिए हुई थी। वो अपनी कुल्हड़ वाली चाय का मजा ले रहे थे जब उनका फोन बजा। उनके जूनियर सब इंस्पेक्टर राहुल की आवाज घबराई हुई थी। सर, मसान घाट, जल्दी आइए, एक बहुत बुरा केस हुआ है। विक्रम ने चाय का आखिरी घूंट भरा और चल दिए। मसान घाट मणिकर्णिका जैसा प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन यहां भी चिताएं जलाई जाती थीं, खासकर उन लोगों की जिनके परिजन अंतिम संस्कार का खर्च नहीं उठा सकते थे। ये घाट सुनसान रहता था, जिसे अक्सर अघोरी और साधु अपनी साधना के लिए इस्तेमाल करते थे। जब विक्रम घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। पुलिस ने इलाके को घेर लिया था। जैसे ही विक्रम लाश के पास पहुंचे, उनकी आंखों में एक अजीब सी सिकुड़न आ गई। उन्होंने अपने करियर में कई लाशें देखी थीं, लेकिन ये कुछ अलग था। लाश एक नौजवान की थी जिसे रस्सियों से बांधा गया था। उसके सीने पर चाकू से गहरे घाव थे, लेकिन वे बेतरतीब नहीं थे। वे एक खास पैटर्न में थे, जैसे कोई तांत्रिक प्रतीक। उसके माथे पर जलने का निशान था, वही उल्टा त्रिशूल और खोपरी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो थी दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश। पाप का अंत, मोक्ष का द्वार, मैं ही शिव, मैं ही काल। क्या लगता है सर? राहुल ने डरते डरते पूछा। किसी अघोरी का काम है? तांत्रिक विद्या? विक्रम ने ग्लव्स पहने और लाश के पास झुके। नहीं राहुल, ये कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक बलि देते हैं, वे लाशों को सजाते नहीं हैं। ये किसी सिरफिरे, एक सीरियल किलर का काम है जो खुद को अघोरी समझता है, या फिर वो चाहता है कि हम ऐसा समझें। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को बुलाने का निर्देश दिया। भीड़ में से कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, अघोरी बाबा का प्रकोप, कलयुग आ गया है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि यह केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये काशी की आस्था, इसके डर और इसके रहस्यों से जुड़ा हुआ है। पहचान हुई? विक्रम ने पूछा। जी सर, पास ही एक आईडी कार्ड मिला है। नाम है रोहित शर्मा, बीएचयू का छात्र, 2 दिन से लापता था। एक युवा जीवन इतनी क्रूरता से खत्म हो गया। विक्रम ने मुट्ठियां भींच ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। और राहुल, इस प्रतीक, उल्टे त्रिशूल और खोपड़ी के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। काशी के किसी भी पंडित, किसी भी विद्वान से पूछो कि इसका क्या मतलब है। जब वो घाट से वापस आ रहे थे, उनकी नजर गंगा की लहरों पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे गंगा मैया भी इस पाप को देखकर खामोश हो गई हैं। विक्रम को महसूस हुआ कि ये सिर्फ शुरुआत है। अघोरी किलर ने अपना पहला शिकार कर लिया था और वो रुकने वाला नहीं था। केस की संवेदनशीलता को देखते हुए विक्रम ने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने का फैसला किया जिसे वो निजी तौर पर जानते थे और जो काशी के अंधेरे पक्ष का विशेषज्ञ था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन एक रहस्यमयी व्यक्ति था। वो ना तो पुलिस में था, ना ही कोई तांत्रिक। वो खुद को एक सिंबोलॉजिस्ट और अकल्ट इन्वेस्टिगेटर, तंत्र मंत्र का जासूस कहता था। वो वाराणसी के एक पुराने ढहते हुए हवेली में रहता था, जो प्राचीन किताबों, अजीब मूर्तियों और पुरानी तस्वीरों से भरी पड़ी थी। विक्रम की उससे दोस्ती एक पुराने केस के दौरान हुई थी। विक्रम जब आर्यन की हवेली पहुंचा तो वहां मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी। आर्यन एक पुरानी संस्कृत पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ रहा था। उसकी उम्र 30 के आसपास थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी परिपक्वता और गहराई थी जैसे उसने
कई जन्म देखे हों। विक्रम, आर्यन ने बिना सिर उठाए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। तुम्हें पता है मैं क्यों आया हूं? विक्रम ने हैरान होकर पूछा। खबरें काशी में गंगा की तरह तेजी से बहती हैं। मसान घाट पर जो हुआ उसके बारे में सब सुन चुके हैं। आर्यन ने पांडुलिपि बंद की। तो अघोरी किलर ने अपना पहला निशाना बना ही लिया। तुम्हें लगता है कि ये एक अघोरी है? विक्रम ने पूछा, सोफे पर बैठते हुए। नहीं, एक सच्चा अघोरी मांस और मदिरा का सेवन करता है। वो लाशों के पास साधना करता है, लेकिन वो किसी मासूम की जान नहीं लेता। उसका उद्देश्य मोक्ष है, ना कि आतंक फैलाना। आर्यन ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ये इंसान एक विकृत मन का स्वामी है। वो अघोर पंथ के प्रतीकों और दर्शन का इस्तेमाल अपने पागलपन को सही ठहराने के लिए कर रहा है। विक्रम ने उसे वो प्रतीक दिखाया जो रोहित के माथे पर दागा गया था और दीवार पर लिखा संदेश। आर्यन ने प्रतीक को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक चिंता की लहर दौड़ गई। ये त्रिशूल नहीं है विक्रम, ये पाताल त्रिशूल है। उल्टा त्रिशूल विनाश, अराजकता और अंधेरे का प्रतीक है। और ये खोपड़ी, ये सिर्फ कपाल नहीं है, ये महाकाली के गणों का प्रतीक है जो नरक के द्वारपाल माने जाते हैं। और ये संदेश? विक्रम ने पूछा। पाप का अंत, मोक्ष का द्वार, मैं ही शिव, मैं ही काल। ये एक डेमी गॉड का कॉम्प्लेक्स है। वो खुद को भगवान समझता है जिसे इंसानों को सजा देने और मुक्त करने का अधिकार है। वो मानता है कि वो समाज से पाप को मिटा रहा है। आर्यन ने समझाया। तो हमारा कातिल एक धार्मिक सनकी है, विक्रम ने निष्कर्ष निकाला। से भी बदतर, वो एक ऐसा शिकारी है जो मानता है कि उसकी शिकार करना एक पवित्र कर्म है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। विक्रम, वो जल्द ही फिर से हमला करेगा। उसे ब्लड सैक्रिफाइस चाहिए, और हर बलि के साथ वो और ज्यादा शक्तिशाली और दुस्साहसी महसूस करेगा। मुझे उसे रोकना होगा आर्यन। मैं काशी को डर के साए में नहीं रहने दे सकता। विक्रम ने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आर्यन ने कहा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि ये कोई साधारण केस नहीं है। ये एक शैडो वॉर है। तुम्हें उसके दिमाग में घुसना होगा, उसके प्रतीकों को समझना होगा, और सबसे जरूरी, तुम्हें उस जवाब का इंतजार करना होगा जो वो हमें देगा। दूसरा शिकार और अघोर वाणी। जैसा कि आर्यन ने भविष्यवाणी की थी, अघोरी किलर ज्यादा देर तक चुप नहीं रहा। 4 दिन बाद मणिकर्णिका घाट से कुछ ही दूर एक छोटी सी गली में एक और लाश मिली। ये एक महिला थी, सुनैना, एक स्थानीय पत्रकार जो शहर की गंदगी और अपराधों पर रिपोर्टिंग करती थी। उसे भी उसी तरह रस्सियों से बांधा गया था। उसके सीने पर चाकू से वही पाताल त्रिशूल का पैटर्न बना था। उसके माथे पर वही जलने का निशान था और दीवार पर खून से लिखा था, सच का चेहरा, झूठ की काया। मैंने उसे मुक्त किया, माया से हटाया। इस बार खौफ और भी गहरा हो गया। शहर में अफवाहें फैलने लगी। लोग शाम के बाद घरों से निकलने में डरने लगे। मीडिया ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। काशी का अघोरी किलर फिर सक्रिय। अखबारों की सुर्खियां चिल्लाने लगीं। विक्रम और आर्यन घटनास्थल पर पहुंचे। राहुल भी साथ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वही पैटर्न, वही प्रतीक, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी मिली हुई थी। वो हमें चुनौती दे रहा है। आर्यन ने दीवार पर लिखे संदेश को ध्यान से पढ़ा। सुनैना एक पत्रकार थी। वो सच उजागर करती थी। कातिल ने उसे माया, मोह माया से मुक्त करने का दावा किया है। इसका मतलब है कि वो अपने शिकारों को चुनता है। वो बेतरतीब ढंग से हत्या नहीं कर रहा है। लेकिन रोहित, वो तो सिर्फ एक
छात्र था, राहुल ने कहा। शायद रोहित ने भी कुछ ऐसा किया था जिसे कातिल ने पाप माना, आर्यन ने सोचा। हमें उनके अतीत की जांच करनी होगी, उनकी डायरियां, उनके दोस्त, उनके दुश्मन, सब कुछ। तभी विक्रम का फोन बजा। ये साइबर सेल से था। सर, अघोर वाणी नाम के एक गुप्त टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया है। ये भयानक है। विक्रम और आर्यन पुलिस स्टेशन भागे। साइबर एक्सपर्ट ने उन्हें वीडियो दिखाया। वीडियो बहुत ही कम रोशनी में शूट किया गया था। स्क्रीन पर वही अघोरी, या वो व्यक्ति जो अघोरी जैसा लग रहा था, नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर मुखौटा था, लेकिन उसकी आंखें डरावनी लग रही थीं। उसके पीछे एक लाश पड़ी थी, शायद रोहित की। वो एक अजीब, विकृत आवाज में बोल रहा था, जिसे शायद वॉइस चेंजर से बदला गया था। काशी के वासियों, तुम सब मोह माया के जाल में फंसे हो। तुम सब पापी हो। मैं, महाकाल का सेवक, तुम्हें मुक्त करने आया हूं। मेरा अघोर तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। ये रक्त बलि सिर्फ एक शुरुआत है। जब तक काशी पवित्र नहीं हो जाती, मेरा पाताल त्रिशूल चलता रहेगा। सत्यम शिवम सुंदरम का समय खत्म हुआ। अब तमसम मृत्यम भयानकम का समय है। वीडियो खत्म हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ये कोई सनकी धार्मिक व्यक्ति का काम नहीं था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड आतंकवादी का काम था, जो अघोर के नाम पर नफरत और डर फैला रहा था। वो एक कल्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। ये अघोर वाणी चैनल, ये एक रिक्रूटमेंट टूल है। वो दूसरे सनकी लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है। हमें इस चैनल को बंद करना होगा और इसके पीछे के व्यक्ति को ढूंढना होगा, विक्रम ने कहा। आसान नहीं होगा, साइबर एक्सपर्ट ने कहा। ये चैनल एन्क्रिप्टेड है और ये डार्क वेब के सर्वर का इस्तेमाल कर रहा है। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। आर्यन, तुम क्या सोचते हो? वो हमें एक जवाब देने वाला था, आर्यन ने बुदबुदाया। इस वीडियो में एक कोड है। कोड? विक्रम और राहुल ने एक साथ पूछा। आर्यन ने वीडियो को फिर से प्ले किया। ध्यान से सुनो। जब वो तमसम मृत्यम भयानकम कहता है, तो उसकी आवाज के पीछे एक हल्की सी घंटी की आवाज आती है। एक खास तरह की घंटी। घंटी तो काशी के हर मंदिर में बजती है, विक्रम ने कहा। हाँ, लेकिन ये घंटी अलग है। इसकी टोन बहुत ही पुरानी और कूटी हुई है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई याद करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ये आवाज पहले सुनी है, कहीं बहुत पुरानी किताब में, या शायद किसी पुराने भूले हुए मंदिर में। वो अचानक खड़ा हो गया। मुझे लाइब्रेरी जाना होगा। काशी के पुराने नक्शों और मंदिरों के इतिहास को देखना होगा। शायद ये घंटी हमें उसके अगले ठिकाने तक ले जाए। अतीत की परछाइयां। आर्यन ने 2 दिन तक काशी की सबसे पुरानी लाइब्रेरी और संग्रहालयों में बिताए। वो धूल भरी किताबों और पुराने नक्शों को खंगाल रहा था। उसे लगा कि वो किसी बड़ी पहेली का हिस्सा है, जिसके टुकड़े सदियों से बिखरे पड़े हैं। अंततः उसे वो मिल ही गया जो वो ढूंढ रहा था। एक पुरानी पांडुलिपि, काशी महात्म्य, जिसमें काशी के उन मंदिरों का जिक्र था जो अब समय की गर्त में खो चुके थे। उसमें एक ऐसे मंदिर का विवरण था जो 80 घाट के पास गंगा के एक पुराने सूखे हुए चैनल पर स्थित था। यह मंदिर काल भैरव के एक प्राचीन रूप को समर्पित था, कपाल भैरव। उस पांडुलिपि में लिखा था कि कपाल भैरव का यह मंदिर एक सिद्ध पीठ था, जहां अघोरी और तांत्रिक अपनी सबसे कठिन साधनाएं करते थे। लेकिन सदियों पहले एक भयानक घटना के बाद इस मंदिर को शापित घोषित कर दिया गया और इसे बंद कर दिया गया।
और सबसे जरूरी बात, उस मंदिर में एक टूटी हुई बड़ी घंटी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी आवाज सीधे यमलोक तक पहुंचती है। यही है, आर्यन ने उत्साह से बुदबुदाया। उसने नक्शे पर उस जगह को मार्क किया। ये एक सुनसान, झाड़ियों से भरा इलाका था जहां कोई नहीं जाता था। वो तुरंत विक्रम के पास पहुंचा। विक्रम और राहुल दोनों ही थक चुके थे। मीडिया का दबाव और जनता का गुस्सा बढ़ रहा था। हमें उसका ठिकाना मिल गया है, आर्यन ने कहा, नक्शा टेबल पर फैलाते हुए। विक्रम ने नक्शा देखा। ये जगह? यहां तो कुछ भी नहीं है। ये काल भैरव का एक पुराना मंदिर है, कपाल भैरव। ये पांडुलिपि कहती है कि यहाँ एक टूटी हुई घंटी है जिसकी आवाज उस वीडियो में सुनाई दी थी, आर्यन ने समझाया। यह सिर्फ एक अफवाह हो सकती है आर्यन, राहुल ने संदेह व्यक्त किया। शायद, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी लीड है, विक्रम ने कहा। हम एक टीम भेजेंगे। रात के 12 बज रहे थे। विक्रम, आर्यन, राहुल और पुलिस की एक छोटी सी टीम कपाल भैरव मंदिर की ओर बढ़ी। वे अपनी गाड़ियों से नहीं, बल्कि पैदल ही पतली गलियों से होकर गुजरे, ताकि किसी को भनक न लगे। इलाका वाकई सुनसान और डरावना था। ऊंची ऊंची घास और झाड़ियों के बीच एक पुराना, खंडहर हो चुका मंदिर खड़ा था। उसकी दीवारें काली पड़ गई थीं और उन पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ रात के कीड़ों की आवाजें आ रही थीं। वे सावधानी से मंदिर के अंदर घुसे। अंदर की हवा भारी और बदबूदार थी। धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमा थी। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी, टूटी हुई मूर्ति थी, जिसके सामने कुछ सूखी हुई मालाएं और टूटे हुए दिए पड़े थे। और ऊपर छत से एक बड़ी लोहे की घंटी लटक रही थी। वो वाकई टूटी हुई थी। उसमें एक बड़ी सी दरार थी। ये घंटी, ये वही है, आर्यन ने बुदबुदाया। तभी उन्हें एक हल्की सी आहट सुनाई दी। वे सब चौंक गए। आहट मंदिर के पिछले हिस्से से आ रही थी, जहां एक छोटा सा दरवाजा था जो शायद तहखाने की ओर जाता था। विक्रम ने बंदूक निकाली और राहुल को इशारा किया। वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खुला हुआ था। अंधेरी सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। नीचे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी और साथ ही एक अजीब, तालबद्ध मंत्रोच्चारण की आवाज। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां फिसलन भरी और पुरानी थीं। जब वे नीचे पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये एक बड़ा तहखाना था, जिसे एक भयानक टॉर्चर चैम्बर और पूजा स्थल में बदल दिया गया था। दीवारें खून से रंगी थीं। चारों ओर खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। बीच में एक बड़ी पत्थर की वेदी थी, जिसके पास एक परछाई बैठी थी। ये वही अघोरी किलर था, अपने मुखौटे के साथ। और उसके सामने एक और व्यक्ति था, एक तीसरा शिकार। वो एक युवा लड़की थी जो बेहोश थी। कातिल ने उसे वेदी पर बांध दिया था। वो छुरी उठा रहा था। उसका मंत्रोच्चारण तेज हो रहा था। पुलिस, रुक जाओ, विक्रम चिल्लाया, अपनी बंदूक कातिल पर तानते हुए। कातिल रुक गया। उसने धीरे से सिर उठाया और विक्रम की ओर देखा। उसके मुखौटे के पीछे से एक हंसी गूंजी, एक भयानक, अमानवीय हंसी। तुम बहुत देर कर चुके हो इंस्पेक्टर, उसने एक विकृत आवाज में कहा। ये अंतिम बलि है। इसके बाद अघोर का साम्राज्य स्थापित होगा। वो लड़की की ओर बढ़ा। विक्रम ने बिना सोचे समझे गोली चला दी, लेकिन कातिल ने एक अजीब सी फुर्ती दिखाई और गोली को चकमा दे दिया। वो एक दीवार के पीछे छिप गया। पुलिस टीम तहखाने में घुस गई। गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन कातिल बहुत चालाक था। वो अंधेरे का इस्तेमाल कर रहा था। वो गायब हो रहा था और फिर से हमला कर रहा था। आर्यन ने देखा कि
कातिल के पीछे एक पुरानी पत्थर की पटिया थी जिस पर कुछ प्राचीन प्रतीक बने थे। ये शायद कपाल भैरव की वास्तविक मूर्ति थी जिसे छिपा दिया गया था। विक्रम, वो पटिया, उसके पीछे कोई रास्ता है? आर्यन चिल्लाया। विक्रम ने देखा कि कातिल उस पटिया की ओर बढ़ रहा है। वो समझ गया कि कातिल भागने की कोशिश कर रहा है। उसने राहुल को इशारा किया और वे दोनों कातिल की ओर बढ़े। लेकिन कातिल ने एक और चाल चली। उसने एक अजीब सा धुआं फैलाने वाला बम फेंक दिया। पूरा तहखाना काले धुएं से भर गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खांसी की आवाजें और अफरा तफरी मच गई। जब धुआं छटा तो कातिल गायब हो चुका था। वो पत्थर की पटिया खुली हुई थी। उसके पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। विक्रम ने सुरंग की ओर देखा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। हम उसे छोड़ नहीं सकते। राहुल, लड़की को बाहर निकालो और बैकअप बुलाओ। मैं और आर्यन अंदर जा रहे हैं। राहुल ने विरोध किया। सर, ये खतरनाक हो सकता है। ये हमारा काम है राहुल, जाओ, विक्रम ने आदेश दिया। वो और आर्यन सुरंग में घुस गए। सुरंग पतली और अंधेरी थी। उन्हें झुककर चलना पड़ रहा था। पानी टपकने की आवाज और अजीब सी गंध हवा में फैली थी। उन्हें पता था कि वे एक ऐसे इंसान के पीछे जा रहे हैं जो खुद अंधेरे का स्वामी है। एक ऐसा इंसान जो मौत से नहीं डरता बल्कि उसका जश्न मनाता है। ये काशी का अघोरी किलर था और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नरक का द्वार और असली चेहरा। सुरंग अंधेरी और घुमावदार थी। विक्रम और आर्यन बिना किसी रोशनी के सिर्फ दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे थे। विक्रम के पास उसकी सर्विस रिवॉल्वर थी और आर्यन के पास सिर्फ उसका ज्ञान और साहस। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे जमीन से बहुत नीचे उतर रहे हैं। हवा और भी भारी और बदबूदार होती जा रही थी। तभी उन्हें दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वे सावधानी से आगे बढ़े। रोशनी एक बड़े गुफानुमा कमरे से आ रही थी। विक्रम ने गुफा के मुंह पर पहुंचकर अंदर झांका। उसका दिल तेज धड़क उठा। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी। ये अघोरी किलर का असली ठिकाना था। गुफा की दीवारें अजीब सी कलाकृतियों और प्रतीकों से भरी पड़ी थीं। चारों ओर खोपड़ियां, हड्डियां और इंसानी अवशेष बिखरे पड़े थे। बीच में एक विशाल पत्थर की वेदी थी जिसके चारों ओर मोमबत्तियां और दिए जल रहे थे। वेदी के पास एक बड़ी लोहे की जंजीर लटक रही थी और वेदी पर एक और लाश पड़ी थी। ये एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके चेहरे पर खौफ और बेबसी के निशान थे। उसे भी उसी तरह रस्सियों से बांधा गया था और वेदी के पास खड़ा था अघोरी किलर। वो अपने मुखौटे के बिना था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और उत्साह चमक रहा था। वो एक अघोरी नहीं है विक्रम, आर्यन ने बुदबुदाया। उसकी आवाज में हैरानी थी। वो एक साधु भी नहीं है। विक्रम ने कातिल को ध्यान से देखा। उसकी उम्र 40 के आसपास थी। वो साधारण कपड़े पहने था, लेकिन उसके हाथ पैर में कई रुद्राक्ष की मालाएं और अजीब सी अंगूठियां थीं। उसके चेहरे पर एक ऐसी क्रूरता और विकृति थी जिसे देखकर विक्रम का खून खौल उठा। तभी कातिल ने उन्हें देख लिया। तो तुम लोग आ ही गए, उसने एक विकृत भयानक आवाज में कहा जो उसकी असली आवाज थी। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम सब मेरे अंतिम यज्ञ का हिस्सा बनोगे। तुम्हें रुकना होगा, विक्रम चिल्लाया, अपनी बंदूक कातिल पर तानते हुए। ये सब पागलपन है। तुमने कई मासूमों की जान ली है। मासूम? कातिल एक भयानक हंसी हंसा। कोई मासूम नहीं है इंस्पेक्टर। हम सब पापी हैं। मैं महाकाल का सेवक तुम्हें मुक्त करने आया हूं। मेरा अघोर तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। वो वेदी पर पड़ी लाश की ओर बढ़ा। विक्रम ने बिना सोचे समझे गोली चला दी,
लेकिन कातिल ने फिर से एक अजीब सी फुर्ती दिखाई और गोली को चकमा दे दिया। वो एक दीवार के पीछे छिप गया। गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। कातिल बहुत चालाक था। वो अंधेरे का इस्तेमाल कर रहा था। वो गायब हो रहा था और फिर से हमला कर रहा था। उसके पास कई प्राचीन शस्त्र और जहर थे। आर्यन ने देखा कि कातिल के पीछे एक पुरानी पत्थर की पटिया थी जिस पर कुछ प्राचीन प्रतीक बने थे। ये शायद कपाल भैरव की वास्तविक मूर्ति थी जिसे छिपा दिया गया था। विक्रम, वो पटिया, उसके पीछे कोई रास्ता है, आर्यन चिल्लाया। विक्रम ने देखा कि कातिल उस पटिया की ओर बढ़ रहा है। वो समझ गया कि कातिल भागने की कोशिश कर रहा है। उसने राहुल को इशारा किया और वे दोनों कातिल की ओर बढ़े। लेकिन कातिल ने एक और चाल चली। उसने एक अजीब सा धुआं फैलाने वाला बम फेंक दिया। पूरा तहखाना काले धुएं से भर गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खांसी की आवाजें और अफरा तफरी मच गई। जब धुआं छटा तो कातिल गायब हो चुका था। वो पत्थर की पटिया खुली हुई थी। उसके पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। विक्रम ने सुरंग की ओर देखा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। हम उसे छोड़ नहीं सकते। राहुल, लड़की को बाहर निकालो और बैकअप बुलाओ। मैं और आर्यन अंदर जा रहे हैं। राहुल ने विरोध किया। सर, ये खतरनाक हो सकता है। ये हमारा काम है राहुल, जाओ, विक्रम ने आदेश दिया। वो और आर्यन सुरंग में घुस गए। सुरंग पतली और अंधेरी थी। उन्हें झुककर चलना पड़ रहा था। पानी टपकने की आवाज और अजीब सी गंध हवा में फैली थी। उन्हें पता था कि वे एक ऐसे इंसान के पीछे जा रहे हैं जो खुद अंधेरे का स्वामी है। एक ऐसा इंसान जो मौत से नहीं डरता बल्कि उसका जश्न मनाता है। ये काशी का अघोरी किलर था और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। न्याय का त्रिशूल और रहस्य का अंत। विक्रम और आर्यन सुरंग में घुस गए। सुरंग पतली और अंधेरी थी। उन्हें झुककर चलना पड़ रहा था। पानी टपकने की आवाज और अजीब सी गंध हवा में फैली थी। तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। वो एक पत्थर के टूटने की आवाज थी। और फिर उन्हें कातिल की आवाज सुनाई दी जो एक अजीब सी हंसी में बदल गई। तुम बहुत देर कर चुके हो इंस्पेक्टर। अघोर का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। अब काशी मुक्त होगी। विक्रम और आर्यन ने देखा कि कातिल एक बड़े लोहे के दरवाजे के पीछे छिप गया है। दरवाजा एक प्राचीन लोहे का गेट था जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी थी। ये नरक का द्वार है विक्रम, आर्यन ने बुदबुदाया। उसकी आवाज में हैरानी थी। इस दरवाजे के पीछे एक प्राचीन भूले हुए मंदिर का गर्भगृह है जहां काल भैरव के एक प्राचीन रूप को समर्पित किया गया था। विक्रम ने दरवाजे को ध्यान से देखा। वो बहुत पुराना और जंग लगा था, लेकिन उसे खोलना आसान नहीं था। हमें इसे तोड़ना होगा। विक्रम ने अपनी बंदूक निकाली और दरवाजे के ताले पर गोली चलाई, लेकिन ताला नहीं टूटा। फिर उसने दरवाजे पर कई बार लात मारी, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। आर्यन, तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा, विक्रम ने कहा। आर्यन ने दरवाजे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक चिंता की लहर दौड़ गई। इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें पाताल त्रिशूल के प्रतीक को समझना होगा। ये प्रतीक विनाश और अराजकता का प्रतीक है। तभी कातिल ने दरवाजे के पीछे से एक और हंसी हंसा। तुम बहुत देर कर चुके हो इंस्पेक्टर। मेरा यज्ञ शुरू हो चुका है। अब काशी मुक्त होगी। अचानक गुफा हिलने लगी। दीवारें टूटने लगी और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। ये क्या हो रहा है? विक्रम ने पूछा, अपनी बंदूक को कसकर पकड़ते हुए। कातिल ने मंदिर को नष्ट करने का एक अजीब सा यंत्र स्थापित किया था, आर्यन ने समझाया। वो मंदिर को नष्ट करके नरक के द्वार को खोलना चाहता है। विक्रम ने दरवाजे की ओर देखा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। हमें इसे रोकना होगा।
विक्रम ने अपनी बंदूक निकाली और दरवाजे के ताले पर एक और गोली चलाई, लेकिन ताला नहीं टूटा। फिर उसने दरवाजे पर कई बार लात मारी, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। आर्यन, तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा, विक्रम ने कहा। आर्यन ने दरवाजे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक चिंता की लहर दौड़ गई। इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें पाताल त्रिशूल के प्रतीक को समझना होगा। ये प्रतीक विनाश और अराजकता का प्रतीक है। तभी उन्हें एक हल्की सी आहट सुनाई दी। आहट दरवाजे के पीछे से आ रही थी, जहां एक छोटा सा छेद था जो शायद गर्भगृह की ओर जाता था। विक्रम ने उस छेद की ओर देखा। मैं अंदर जा रहा हूं। विक्रम ने अपने शरीर को सिकोड़ा और उस छेद के माध्यम से अंदर घुस गया। आर्यन ने भी विक्रम का अनुसरण किया। अंदर की हवा भारी और बदबूदार थी। धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमा थी। गर्भगृह के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति थी, जिसके सामने कुछ सूखी हुई मालाएं और टूटे हुए दिए पड़े थे। और वेदी के पास खड़ा था अघोरी किलर। वो अपने मुखौटे के साथ था। उसके हाथ में एक लोहे का सरिया था, जिसे उसने आग में लाल कर लिया था। तुम बहुत देर कर चुके हो इंस्पेक्टर, कातिल एक भयानक हंसी हंसा। मेरा यज्ञ शुरू हो चुका है। अब काशी मुक्त होगी। वो लड़की की ओर बढ़ा। विक्रम ने बिना सोचे समझे गोली चला दी, लेकिन कातिल ने फिर से एक अजीब सी फुर्ती दिखाई और गोली को चकमा दे दिया। वो एक दीवार के पीछे छिप गया। तभी आर्यन ने देखा कि कातिल के पीछे एक पुरानी पत्थर की पटिया थी, जिस पर कुछ प्राचीन प्रतीक बने थे। विक्रम, वो पटिया, उसके पीछे कोई रास्ता है? आर्यन चिल्लाया। विक्रम ने देखा कि कातिल उस पटिया की ओर बढ़ रहा है। वो समझ गया कि कातिल भागने की कोशिश कर रहा है। उसने राहुल को इशारा किया और वे दोनों कातिल की ओर बढ़े। लेकिन कातिल ने एक और चाल चली। उसने एक अजीब सा धुआं फैलाने वाला बम फेंक दिया। पूरा तहखाना काले धुएं से भर गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खांसी की आवाजें और अफरा तफरी मच गई। जब धुआं छटा तो कातिल गायब हो चुका था। वो पत्थर की पटिया खुली हुई थी। उसके पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। विक्रम ने सुरंग की ओर देखा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। हम उसे छोड़ नहीं सकते। राहुल, लड़की को बाहर निकालो और बैकअप बुलाओ। मैं और आर्यन अंदर जा रहे हैं। राहुल ने विरोध किया। सर, ये खतरनाक हो सकता है। ये हमारा काम है राहुल। जाओ, विक्रम ने आदेश दिया। वो और आर्यन सुरंग में घुस गए। सुरंग पतली और अंधेरी थी। उन्हें झुककर चलना पड़ रहा था। पानी टपकने की आवाज और अजीब सी गंध हवा में फैली थी। तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। वो एक पत्थर के टूटने की आवाज थी। और फिर उन्हें कातिल की आवाज सुनाई दी, जो एक अजीब सी हंसी में बदल गई। तुम बहुत देर कर चुके हो इंस्पेक्टर। अघोर का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। अब काशी मुक्त होगी। विक्रम और आर्यन ने देखा कि कातिल एक बड़े लोहे के दरवाजे के पीछे छिप गया है। काशी की नई सुबह। मंदिर के ढहने की आवाज पूरी काशी में गूंजी। लोग सहम गए। पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। राहुल भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा, लेकिन तहखाने का रास्ता बंद हो चुका था। एक दिन बाद मलबे के नीचे से दो शव मिले। एक कातिल का, उसके अघोरी मुखौटे के साथ, और दूसरा एक निर्दोष व्यक्ति का, जिसे उसने अंतिम बलि के रूप में चुना था। विक्रम और आर्यन का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने उन्हें लापता घोषित कर दिया। मीडिया में अफवाहें फैलने लगी। क्या वे कातिल के साथ ही मर गए, या क्या उन्होंने नरक के द्वार को बंद करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया? लेकिन काशी के कुछ पुराने निवासियों का मानना है कि उन्होंने
गंगा की लहरों पर एक परछाई देखी जो मलबे के नीचे से निकलकर गायब हो गई। अघोरी किलर का आतंक खत्म हो गया था, लेकिन काशी को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अघोर वाणी टेलीग्राम चैनल बंद हो गया, लेकिन उसके पीछे का व्यक्ति या कल्ट अभी भी आजाद था। और काशी के रहस्य, इसके डर और इसकी आस्था हमेशा की तरह गंगा की लहरों के साथ साथ समय की गर्त में बहते रहेंगे। काशी एक नई सुबह का इंतजार कर रही थी, एक ऐसी सुबह जो अंधेरे को उजागर करेगी और न्याय का त्रिशूल लेकर पाप का अंत करेगी। दोस्तों, अगर आपको यह पसंद आए है तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।